ख़वातीन और हज़रात, कहकशा के सितारों की महफिल में आज मुख्तलिफ किस्म की महफिल है। फनकारों की, कलाकारों की महफिल। ये उस दौर के लोग हैं जिस दौर में यारी दोस्ती में कभी भी कुछ भी कह दिया जाता था, जब अल्फाज तोले नहीं जाते थे, जहां भी बैठ जाते थे समा बांध देते थे। गजल उसने छेड़ी, मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। आज हमारे साथ टोक्यो जापान से हैं इस्मत, और दुबई से हमारे साथ हैं आदिल अख्तर साहब। जो लोग 80s और 90s के दौर में एएमयू के स्टूडेंट्स थे वो इन दोनों नामों से बखूबी वाकिफ हैं। कैंपस के हर स्टेज पे इन लोगों ने परफॉर्म किया है। इस्मत जूनियर मोहम्मद रफ़ी के नाम से सुपरस्टार का स्टेटस रखते थे कैंपस में, और आदिल अख्तर साहब स्टैंड अप कॉमेडी करते थे उस दौर में जब स्टैंड अप कॉमेडी का कॉन्सेप्ट इंडिया में इवॉल्व हो रहा था। बहुत कम लोग जानते थे कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या चीज होती है। और दिलचस्प बात यह है कि 25-30 साल के बाद आज भी इनके फन में वही खनक मौजूद है जितनी उस दौर में हुआ करती थी। आदिल अख्तर साहब स्टेज पे छाए रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। दुबई में और आसपास के मुल्कों में परफॉर्म करते हैं। कुवैत 2 बार आ चुके हैं परफॉर्म करने के लिए, और रेडियो एफएम पर अक्सर सुनाई देते हैं। इस्मत इंजीनियरिंग करके जापान चले गए थे और फिर वहीं के हो रहे हैं। मुझे याद है कि जब इस्मत कैंडी हॉल में अपना राग छेड़ते थे, जिस वक्त ये अपना आलाप छेड़ते थे, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस, लोग दम साध करके इनको सुनते थे। थोड़ी सी बातचीत करेंगे, फिर रंग जमाएंगे। तो इस्मत, आप ये बताइए कि आप, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच मुझे भाई, थैंक यू। तो ये बताइए कि आप एएमयू में किस दौर में थे, और वहां से आप फारिग होकर, आपने इंजीनियरिंग की थी, वहां से फारिग होने के बाद फिर आप कौन कौन सी कश्तियों पे सवार होकर जापान पहुंच गए? वो गाना याद है आपको, जाना था जापान पहुंच गए चीन, यहाँ उल्टा हो गया आप? ये जापान का जो सफर था, ये डेलिबरेट था या ये इत्तेफाक रहा? और मुझे इसी सवाल में एक सवाल और जोड़ रहा हूं कि आप यूथ फेस्टिवल्स में एमयू को रिप्रेजेंट करते थे, और किसी एक यूथ फेस्टिवल में आपको मिस्टर फेस्टिवल का भी खिताब दिया गया था। तो जरा सा आप हमारे साथ अपना ये शेयर करें, आपका जो सफर है हमारे साथ शेयर शुक्रिया करें। मुझे भाई, शुक्रिया। आ, सबसे पहले आपका जो मैसेज था कि मैं किस सन में, किस दौर में था अलीगढ़ में, तो मुझे याद है 84 में मैं शायद गया था अलीगढ़, और उसके बाद 89 में मैंने ग्रेजुएशन की थी। तो तकरीबन छः छः साल प्लस समथिंग। तो उसके बाद फिर मैं कलकत्ता से हूँ, कलकत्ता आ गया। वहाँ पे चंद माह ही मैंने स्टे किया, वीज़ा वगैरह प्रोसेस में था। तो उसके फौरन बाद ही मैं फिर जापान आ गया। तो जापान में चूंकि मेरे बड़े भाई रहते थे, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि यहाँ पे आप जो है हायर स्टडी के लिए आ सकते हो। शुरू में मेरा प्लान था कि यूरोप वगैरह निकलने का, और वहाँ का वीज़ा भी मैंने ले लिया था, यूके और जर्मनी का। लेकिन इत्तेफाक ऐसे हुआ कि भाई ने स्पॉन्सर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप इधर आए। तो ये वो एक सिलसिला था। अच्छा इस्मत, तो यू आर मैरिड टू अ जापानीज गर्ल एज वेल, राइट? जी जी। अच्छा अच्छा, कंटिन्यू जी। तो बस यहाँ आके तो इनिशियली काफी शौक पहुंचा, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज और है, और यहाँ का कल्चर और है। तो और लोग भी कम थे यहाँ पे उस जमाने में इंडिया से। उस वक्त आईटी का जमाना नहीं था, हाँ। तो इस वजह से इंडियन जो एक्सपर्ट्स थे वो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं आते थे। तो जब बाहर निकलते थे, कोई हमारा फॉरेनर्स वगैरह इतने ज्यादा नजर नहीं आते थे। तो काफी थोड़ा सन्नाटा माहौल था। और लेकिन फिर मैंने अडॉप्ट करना शुरू किया कि नहीं, जब आ गए हैं तो कुछ करना चाहिए। फिर लैंग्वेज में मैंने फोकस की, लैंग्वेज स्कूल में ज्वाइन किया, और 1 साल तक मैं लैंग्वेज स्टडी करता रहा पैरेलली, जब मैं यूनिवर्सिटी
का स्टडी कर रहा था। तो उसके फौरन बाद फिर एक वो जॉब का सिलसिला शुरू हुआ और अब तक इसी तरह से चल रहा है। तो जो क्या क्या बात। जॉब कर रहे हैं आप वहां पे, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं? जी जी, शुरू में मैं जापानीज कंपनी पैनासोनिक में था, तकरीबन 7 साल। उसके बाद फिर टोक्यो आ गया। यहाँ पे काफी सारे अमेरिकन कंपनीज हैं जो जापान के बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं और करते हैं। तो कई मशहूर अमेरिकन कंपनीज उसमें काम करता रहा। तो अभी भी इस वक्त एक अमेरिकन कंपनी जिसमें मैं एज जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो इस्मत, एक सवाल रह गया, वो आपको कौन से यूथ फेस्टिवल में मिस्टर फेस्टिवल का अवार्ड दिया गया था? ये शायद आदिल भाई आपको याद होगा, हम और आपको भी याद हम लोग होगा जब मजीद पठानकोट भाई। गए थे, पठानकोट जब हम एग्जैक्टली गए थे, वहाँ पे, यूथ फेस्टिवल था। वहाँ दो तरह का मेरे ख्याल से हमारा इवेंट होता था। एक तो यूनिवर्सिटी से हम जाते थे इंटरवर्सिटी कंपटीशन में, जो जहाँ लखनऊ, हिसार और हरियाणा एरियाज में जाते थे। तो वो एक अलग टीम थी। इसके अलावा भी एक हमारा अलग टीम बनी थी जिसके थ्रू हम गए थे पंजाब के पठानकोट में। तो वहाँ पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज के ग्रुप आके वो ड्रामा वगैरह करते थे, लेकिन उसके साथ मैं भी अपना म्यूजिक का जो इससे इससे इसमें जिससे जुड़ा हुआ एक बड़ा छोटा सा एक वाकया है, मैं सुना दूं, बड़ा जरूर। उसमें तफरी का है। इम्मू ड्रामा क्लब, असलम जो था, अगर तुम, मुझे याद होगा, तुम तो खैर हाँ, उससे असलम, जुड़े हुए थे। असलम, हाँ, तो हाँ, हाँ। असलम जो था, एक्चुअली ये इनविटेशन असलम के पास आया था, अच्छा। ये फेस्टिवल का, पठानकोट के अंदर। तो उसने हम लोगों को बुलाया रूही जुबैरी लॉज के अंदर, वहां पर कि यहाँ पर हम एक जो है हथियार है, उस जमाने में हम लोग किया करते थे कि इसकी प्रैक्टिस यहीं करेंगे। हम लोग गए वहां पर, मेरे साथ प्ले अबरार अफसर वगैरह, प्ले और प्ले इसमत तो नहीं थे। प्ले प्ले करते थे के लिए आप लोग? हाँ, हाँ। प्ले भी, हाँ, तो वो उसमें प्ले भी था, प्लस उसके अंदर ये था कि मून एक्टिंग कॉम्पिटिशन भी था और सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी था, जिसमें अच्छा। इसमत ने तो वहाँ पे झंडे गाड़ दिए थे और बहुत जबरदस्त तरीके से मिस्टर फेस्टिवल का इनको अवार्ड मिला था। मुझे ऑल इंडिया बेस्ट मोनो एक्टर का अवार्ड उस जमाने में, जैसे तुमने एग्जैक्टली कहा कि स्टैंड अप कॉमेडीज उस जमाने में शुरू हो रही थी, तो ठीक दैट ठीक ठीक। कंसेप्ट जो था वो उस तरीके का, तो वो हम लोगों ने ये कुछ आइटम्स बनाए थे, अब्दुल्ला और एहसन हॉल का जो ये क्रिकेट का मैच था, ये भी हम लोगों ने बनाया था। तो मैं जो मजेदार बात बता रहा चाह रहा था वो ये था कि हम वहां पहुंचे तो असलम जो था, मैंने अबरार अफसर से कहा, मैंने कहा भाई एक काम करो कि ये इनविटेशन जो है ये उस पर रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ये निकाल दो। और वो लोग, हम वहां से निकाल के आ गए, वो हम इनविटेशन लेके उड़ा के चले आए, और हमने वो फॉर्म भर के भेज दिया कि हम लोग इसमें हम लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो अच्छा। बजाय वो असलम के, वो हम लोगों का हो गया। खैर अल्लाह ताला, सुना है कि पता नहीं वो कहाँ है असलम, बेचारे का इंतकाल हो गया शायद, इसका असलम का, अच्छा। आई डोंट नो। अच्छा। तो हाँ, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो वो बारात बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत, हम लोग बड़े उससे इम्प्रेस रहते थे, तो मालूम ही होगा मुझे। याद तो अब याद तब आया तब तुमने। ये इनविटेशन हमारे वहां से हाथ लगा था। उसके बाद फिर हम वहां गए थे, तो इस्मत का मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इस्मत उस जमाने में, जाहिर सी बात है कि एक लीडिंग सिंगर तो हुआ ही करते थे हर जगह पर, स्टेज पर एक इनकी बहुत बड़ी हैसियत थी। तो हम और नासिर जमाल और ये सब लोग निकल के जा रहे थे, तो हमने कहा भाई हमें एक सिंगर की और ज़रूरत है। तो हमने इस्मत को बुलाया, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने इस्मत से कहा कि इस्मत, हमें ऐसे ऐसे वहाँ चलना है, तो तुम सुनाए गा। मुझे तब तक ये, मैं इनकी कोई परफॉर्मेंस मैंने देखी नहीं थी, सुना था इनके बारे में। तो मैंने कहा कि भाई इस्मत साहब आप एक काम करिए, पहले हमें कुछ सुनाइए। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, गुलाम अली की इन्होंने वो गज़ल सुनाई थी, और जो मैं चाहूंगा कि उसकी एक पंक्ति ये बाद में थोड़ी सी सुनाए उसको, जो इन्होंने पहली बार हमसे हमारी मुलाकात हुई है। राइट और राइट राइट। मुझे अगर भाई तुम्हें याद हो। इस कनेक्शन में मुझे एक बात अभी याद आ गई। अलीगढ़ में आपको पता है कैनेडी हॉल या बाकी हर जगह पे जो भी हॉल वगैरह है हमारे वहाँ, तो जब भी कोई प्रोग्राम होता था उसमें ये जो फिल्म सॉन्ग है या जो गीत वगैरह है, ये अलाउ नहीं थोड़ा था। सा मायूब समझा जाता था उस जमाने में। हाँ, हाँ, अलाउ हाँ, नहीं था ये। हाँ, हाँ, तो हाँ। सिर्फ अलाउ था गजलों का, कि आप अगर गजल गा सकते हैं। ओके। तो शुरू में मैं गजल गाता था, ये गुलाम अली साहब और मेहदी हसन और बाकी जगजीत फैक्ट ये सिंह है कि वगैरह। पहले ये गजल सिंगर थे, हाँ और इन्होंने एग्जैक्टली गुलाम exactly। अली की वो गजल सुनाई थी मुझे। हमारे तो आपको उसके याद होगा। बाद में जब इनकी वॉइस, हमने इनकी पिच देखी कि तो मोहम्मद रफी को बहुत अच्छा गाते हैं, तो बस फिर उसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। बहुत आज जबरदस्त। तक आज तक नहीं देखा पीछे मुड़ के इन्होंने।
चले जा रहे हैं। बिल्कुल चले। वो हुआ अच्छा, ये हाँ अलीगढ़ में, वो कैनेडी हॉल तो आप सब जानते हैं वहां पे किस तरह का वोटिंग होता है, और किस तरह से जो है आप बच के निकल सकते हैं उसके एक तरीकेकार। बहरहाल सब लोग कोशिश करते हैं। मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि गजल के मोड से कैसे गीत के मोड पे ले जाएं, और कैनेडी हॉल जैसे जगह पे वहां पे बहुत मुश्किल था। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप एकदम से जो है वो मोहम्मद रफी के गीतों पे ना जाएं, मतलब एकदम से जंप ना करें, अगर जाना चाहते हैं तो ये एक जरिया है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला जो गाना हमें दिया था, ओ दुनिया अच्छा, के तो रखवाले। तुमने गजल को जो है मतलब एक स्टेप के तौर पे यूज किया जाने के लिए। एग्जैक्टली exactly। मुझे कहा कि आप ओ दुनिया बहारों को के चमन रखवाले याद आ उसमें, गया है, बहारों का चमन याद आ गया है, वो मैं गजल वो थी। गाता था, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दुनिया के रखवाले फर्स्ट टाइम जब मैंने गाया तो कैनेडी हॉल में लोगों ने कहा कि ये तो गीत है, ये तो गाना है। कुछ लोगों ने थोड़ा सा हलचल मचाया, तो क्योंकि एक मशहूरी थी, बाकी जो हॉल के मेजोरिटी थे उन्होंने कहा खामोश हो जाओ, सुनने दो। तो वो फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। एक दफा हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं और सुना दे, तो फिर और सुना दे। इस तरह से वो एक हाँ, माहौल सिलसिला शुरू हुआ। बहुत शानदार, जबरदस्त। नहीं ये बड़ा हमेशा से अलीगढ़ में ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहा है कि वो फाइन आर्ट्स को अभी सही तरीके से डिफाइन कर नहीं पाए। कभी हम्म। ऐसा होता है, भाई जब हम जिस दौर में थे उस वक्त स्टेज पे लड़कियां अलाउड नहीं थी, जबकि उससे पहले सबापा वगैरह थी, उनका बड़ा नाम था, वो लोग परफॉर्म करते थे, और लड़कियों के रोल जो थे वो लड़कों से करवाए जाते थे हमारे उसमें। तो बट दैट वाज वेरी जबीदा अनफॉर्चुनेट। जबीदा शेरवानी थी, जबीदा मैडम थी, जबीदा बहुत। आपा थी, जबीदा आपा, जी 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 जी। लेकिन हम लोग जितने दिन हम लोगों ने वहां पे वो किया, ड्रामा क्लब में रहे, तो उस वक्त तक या तो खुद नहीं आती थी या अलाउड नहीं था। खैर बहरहाल, हम्म। आदिल ये बताइए कि आप क्या बेच रहे हैं दुबई में आप? मुजीब साहब, आप तो जानते हैं कि हम वहां से निकलने के बाद, निकलना क्या, ज्यादातर वक्त तो हमारा ड्रामा क्लब में ही बीतता था। तो हम जो थे उस जमाने में डिप्लोमा कर रहे थे सिविल से। तो अब बाकी की हमें हमारे घर वालों ने कहा कि भाई आपको कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन तो आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर आप ड्रामा, ये एक शर्त हमारी रखी गई। तो खैर उस जमाने में इफ्तिखार आलम साहब थे। इफ्तिखार आलम साहब ने कहा कि भाई यू आर अ वेरी गुड एक्टर, और मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे रुको और मैं तुम्हारा नॉमिनेशन इंजीनियरिंग में करा दूंगा। मैंने कहा सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे जाना है और मुझे कुछ सपोर्ट करना है घर को। तो बोले कि ठीक है मैं तुम्हारा रशा में एडमिशन करा देता हूँ, तुम रशा चले जाओ। तो इफ्तिखार आलम साहब ने मुझसे कहा, लेकिन बस मैं रशा, फिर मैंने कहा कि नहीं, रशा में मुझे लैंग्वेज, जैसे इनके पास वक्त था तो इन्होंने जैपनीज सीख ली, मुझे रशियन सीखनी पड़ती वहां पर। बहुत उसके मुश्किल बाद जबान है। एक बहुत लंबा इंजीनियरिंग का एक लंबा सिलसिला हो जाता। तो एनीवे बाकी की जो मेरी पढ़ाई थी वो फिर मैंने यहाँ दुबई आकर ही अपना सब कुछ किया। वहां से मैंने डिप्लोमा करने के बाद मैं निकल गया और फिर मैं चला गया था सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल डिफरेंट लाइफ थी। जो एक ग्लैमरस लाइफ हम छोड़कर गए थे ड्रामा क्लब की, वो वहां पर एकदम बिल्कुल ड्राई माहौल, और बहुत ही मुझे काफी मैं टॉर्चर होता था, फैक्ट ये है। लेकिन बहरहाल क्योंकि जाहिर है वहां पे हमें टिकना था, तो हमने किसी तरीके से 2-3 साल वहां काटे। और फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि गल्फ का कौन सा ऐसा शहर हो सकता है जहां पे हम अपनी इस चीज को एक्सप्लोर भी करें और साथ में जॉब भी करते रहें। तो फिर हमारे पास नजर में हमारे दुबई आया, तो हमने कहा भाई दुबई ही जाना चाहिए। और यकीनन दुबई जो है बहुत ही अच्छी जगह है, इट्स अ वेरी फर्टाइल सॉइल। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं और अपने टैलेंट को भी आप अगर शाइन पॉलिश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और प्लस आप जॉब तो करिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं एज ए इंजीनियर यहाँ काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले माशाल्लाह 15 साल से। माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट इज ओके। ग्रेट, गुड। मैं मेरे ख्याल से गर्मी पड़ रही है वहां, तो हमारे यहाँ तो भैया बहुत ठंड पड़ रही है। तुम्हारे यहाँ क्या है इस्मत, जापान में क्या क्या पोजीशन है? यहाँ पे 1 डिग्री या 2 डिग्री, पिछले 2 दिन पहले बर्फबारी हुई थी टोक्यो में। वाह अच्छा। तो ठीक जबरदस्त। था, चारों तरफ सफेदी। हमारे यहाँ भी बहुत बहुत ठंडा माहौल है, बिल्कुल बारिश हो रही है और आसमान क्या कहते हैं, क्लाउडी है। तो हम्म। आदिल, आपसे शुरुआत करते हैं। कोई एक अपना जो आप उस दौर में परफॉर्म करते थे, बहुत सारे आपके आइटम्स थे, मुझे याद आता रहेगा जैसे जैसे बात चलेगी। एक आपका बहुत ही फेमस आइटम था, वो एसएन हॉल और अब्दुल्ला हॉल के बीच क्रिकेट मैच की जो लाइव लाइव अब्दुल्ला हॉल कमेंट्री। अब्दुल्ला हॉल और एहसन हॉल का जो क्रिकेट का मैच था, ये एक्चुअली
अलीगढ़ के अंदर खास तौर से हमने ये आइटम क्यों बनाया था? आइटम हाँ हमने ये इसलिए बनाया था कि कैनेडी हॉल की एक बड़ी पल्स उस जमाने में अगर आपको पकड़नी होती थी कैनेडी हॉल की, तो आपको अब्दुल्ला हॉल और एहसन हॉल का जिक्र जरूर अगर आप कर दीजिए तो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते थे उसके अंदर। तो हमने ये सोचा कि एक्चुअली ये मेरा आइटम तो नहीं था, ये किसी और का आइटम था, लेकिन मैंने उसको जो है थोड़ा सा अपने तरीके से बनाकर एक क्रिकेट का मैच हमने बताया कि अगर अब्दुल्ला हॉल और एहसन हॉल का मैच हो तो अब वो बड़े एक्शन के साथ होता है, तो खैर वो उस वक्त इस वक्त तो यहाँ पर करना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ कि अलीगढ़ को अगर हम दो कल्चर में डिवाइड करते हैं, एक मिनट एक मिनट, आदिल आदिल उसमें एक बड़ा मजे का वो था। वो मुझे वो पूरा तो परफॉर्मेंस याद नहीं है, लेकिन हाँ वो एक्शन उसमें बहुत ज्यादा है। जाहिर है कि बैठ करके उसमें नहीं आप कर सकते। वो एक आखिर में वो ऐसा होता है ना, कौन सी आपा उसको डांटती है, वो कैच कैच छूट जाता है उनसे तो वो उन्हें डांटती है। वो जरा सा सुना दो कि वो कौन बैठा हुआ था वहां पे, उसे वो नजर आ गया, फिर कैच छूट गया। उसमें उसमें हाँ ये था कि वो अब्दुल्ला और एहसन हॉल में मैच हो रहा है बीच में, तो जो बैट वुमेन है उसने मारा बैट्स वुमेन ने। अब हाँ जैसे ही वो ऊपर गए, हाय अल्लाह कैच आ रहा है, हाय अल्लाह, एकदम से वो कैच हाथ से छूट गया। एकदम से उनकी जो कैप्टन है अब्दुल्ला की भागती हुई आई, शहनाज तुमने क्या किया, ये क्या छोड़ दिया? मैं क्या करूं, सामने देखो बैठा है टुच्चा, एकदम से वो कर दिया। तो वो अल्लाह, तो ये इस तरीके से हमने वो लिया था कि कैच छूट गया उसके हाथ से। तो ये, और ये तो मेरी पहली डिलीवरी थी, अल्लाह अकबर। तो ये इस तरीके से मतलब ये है कि ये हमने इसको पूरा बनाया था। अच्छा, मैं जो बता रहा था मैं वो ये बता रहा था कि अलीगढ़ को ये बड़ा पुराना एक कंसेप्ट चला आ रहा है, पटरी पार, और इधर सिविल लाइंस के लोग। तो ये जो पटरियां हैं ये डिवाइड कर दी, ये दो तहजीबों को भी डिवाइड करती हैं। इधर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे कंसीडर किए जाते हैं, और जिधर से हम थे, मैं तो रसलगंज से था, ओल्ड वॉल्ड सिटी, तो ऊपरकोट और रसलगंज का कल्चर जरा सा थोड़ा सा डिफरेंट माना जाता है, हालांकि ऐसी कोई खास फर्क नहीं था। तो अगर, लेकिन एक बात थी कि शहर का इलाका जो है उसमें यूनिवर्सिटी में जो लड़के पढ़ रहे थे या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लोग थे, उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। तो यहां से अगर कोई बंदा सिविल लाइन का अगर वहां पहुंच जाता था तो उसकी बड़ी इज्जत होती थी। तो ऊपरकोट के अंदर एक साहब पहुंचे, उनको हमने ऐसी बनाया था ये कि छुनन सिटी वाले जो थे वो वहां पर उनको पूछ रहे थे, वो छुनन सिटी वालों को। तो अच्छा। वो जो था वो पंचर लगा रहा था। वो पंचर लगाते लगाते वो बोला कि अरे यहाँ इधर आओ, यहाँ पे आप किन्हें पूछ रहे हो, किन्हें पूछ रहे हो? तो बोला कि अरे भाई साहब छुनन सिटी वाले, उनके यहाँ जाना है मुझे। डे मैं बता रहा हूँ यहाँ आओ, इधर इधर की तरफ आओ। इधर सामने एक कोई दूसरा एक और भी बैठा हुआ था, वो बोला ए जे क्या बताएगा, अपने घर का ना मालूम, तुम यहाँ आओ भाई साहब, यहाँ पे आओ, मैं बताऊंगा कहाँ पे। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी से आए हो? यूनिवर्सिटी क्या नाम क्या आपका? अच्छा भाई साहब फुरकान भाई आए थे। अरे मैं छोड़ के आऊंगा तुम्हारा माता, मैं छोड़ के 1 मिनट रुक जाओ, लस्सी पी लो, तुम्हारी भाभी नाराज हो जाएंगी ना, लस्सी पी लो। तो तुम्हें मेरी कसम है लस्सी पीनी पड़ेगी, तुम पी के जाओ जहाँ पे। अरे भाई मैं लस्सी पी लूंगा, आप मुझे उनका पता तो बताइए। अब उसको बेचारे को लस्सी पिला दी। फिर वो थोड़ी देर, एक और ठेले वाला खड़ा था, तो वो बोला बा काट किसे लेके डोल लिया, कौन है ये? अरे अब भाई साहब ये वहां से आए? अच्छा अच्छा अच्छा, किन्हें पूछ रहे हैं ये? कि ये पूछ रहे हैं उनको, छुनन शेट्टी वालों को। बे ते मालूम है, ते अपने घर का पता मालूम ना, छुनन भाई इनके बिनियों को पूछ रहे हैं जो जिनका बोगलियां बन रही है। हाँ हाँ, उनकी लौंडिया परसों ही तो भागी है, इसके साथ भागी, मुझे सब पता है। और वो आओ आओ, मैं तुम्हें बताऊं, आओ। अरे जाओ, जे तुम सीधे जाओगे, हम लट्ठा देख रहा है, लट्ठे के नीचे जो गली है छोटी वाली, बस वहीं से कूद के निकल जाना, वही तो है उनका घर यार। अरे तुम ना मत पाओगे, आओ मेरे साथ आओ। अब उसने जाके हमारा दरवाजा खटखा दिया। यार भाभी सलाम अलैकुम। कौन है? मैं हूँ लड्डन जी हैं यूनिवर्सिटी से, जे उन्हें छरण भाई पूछ रहे हैं। और ये बताओ वो तुम्हारी नंद का कुछ हुआ ना हुआ उनके? अरे ना भैया कुछ भी ना हुआ। ऐसी ढोल बनी फिर रही है बिनका को पूछना हो के? अरे गैस्ट्रिक ट्रबल ही भैया, बहुत खा लिया, कुछ ना है। अरे तो उनके पास जाओ, सादा माल में जो नंगे वाले बाबा हैं, किसी को लड़का दे रहे हैं, किसी को लड़की दे रहे हैं, बतेरे ताबीज दे रहे हैं, वो तो तुम मिलो भी तना जाके। अरे भाई साहब छुरन भाई है ना, कल आ जाओ आप, मैं यही है इनका घर। तो ये हमने वो किया था पूरा, कि वो तहजीबों का जो फर्क था ये पूरा। तो बड़ी मोहब्बत होती है उन लोगों में, लेकिन बेचारे मतलब ये कि क्योंकि एक जहालत का गलबा है थोड़ा सा,
तो वो जरा सा एक रहता है। नहीं, एक उनका एक नेचुरल। अलग कल्चर है बहुत, एक उनका डायलेक्ट अलग है, और वो बड़ा मोहब्बत से यूनिवर्सिटी वाले लोगों को रिसीव करते हैं, उनको उनसे उनसे मोहब्बत करते हैं, तो ये बिल्कुल, बहुत खाने के बगैर नहीं जाने देंगे आपको। कहीं पहुंच जाइए आप, वो खाना जब तक नहीं खिला देंगे आपको, तब तक आपको हिलने नहीं देंगे वहां। अब वो खाने से ये मुझे जो याद आया आदिल साहब, वो जो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी पीपल, वो एक साहब जो बहुत पुराने किसी दोस्त के, उनके साहबजादे घर पे आ जाते हैं इंजीनियरिंग का कंपटीशन देने के लिए, और फिर वो भी बहुत मजे का आइटम। उनका उनका ये है कि साहब वो प्रोफेसर्स जो होते हैं, सो कॉल्ड प्रोफेसर्स, या आप ये कह लिए हमारी यूनिवर्सिटी के, वो थोड़े से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस होता है उनका, तो इतना वक्त नहीं होता उनके पास कि साहब घर में जो है बड़े अच्छी अच्छी खाने बन रहे हैं या दावतों के सिलसिले चल रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए एक बच्चा आया, वो किसी का बेचारे का रेफरेंस लेकर, तो पहुंचा एक प्रोफेसर साहब के पास, और उन्होंने कहा, माशाल्लाह, अच्छा अच्छा, आप इंजीनियरिंग का कंपटीशन देने आए हैं? अरे भाई माशाल्लाह, अरे भाई बेगम, अरे देखो हमारे सबसे अजीज दोस्त के बेटे आए हैं, और माशाल्लाह सुबह इनका इंजीनियरिंग का टेस्ट है। वाह, अल्लाह ताला भाई आपको कामयाब कर दे। आप एक काम करिए, अब वो उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप थके हुए हैं क्या है, आप बेटे एक काम करिए, सुबह आपको जल्दी उठना होगा, इसलिए फटाफट आप सो जाइए, 8 बज रहे हैं, हम लोग 8:30 तक सो जाते हैं बेटे। तो अब वो बेचारे को, उसको खाने का ये कुछ नहीं, आप जल्दी उठ जाइएगा सुबह में। खैर वो सुबह में बेचारा जल्दी से उसको फजर के वक्त ही उठा दिया। भाई उठ जाइए साहबजादे, आपका 8 बजे से पेपर है माशाल्लाह से। ओहो, अरे भाई बेगम, ये कमबख्त हमारी नौकरानी कहाँ चली गई, इसको आज ही मरना था क्या? तो खैर वो बहरहाल उनके सामने एक तश्तरी के अंदर प्याली में आधी कप चाय और एक प्लेट के ऊपर प्लेट ऊपर रखी है। तो उन्होंने प्लेट उठाई, उसमें एक जो था वो मटरी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन और आधा अंडा बॉइल्ड। बेटे पूरा खाना पड़ेगा, नाराज हो जाऊंगा मैं, आपको ताकत की बहुत सख्त जरूरत है इसके अंदर। बेटे पूरा खा के जाइए, जल्दी जल्दी से जाइए, आपके टाइम हो रहा है। तो वो बेचारा जल्दी जल्दी अपना खा पी के अपना निकल जाया करता। तो ये तहजीब का फर्क थोड़ा था, ये हमने आइटम बनाया था ये पूरा। बहुत 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 जी। मजेदार था ये, आपके जबरदस्त आइटम थे। इसमत, तो फिर आप, ऐसा है कि आप अपनी जरा सा मखमली आवाज का जादू कुछ क्या बिखेरें बात आज, है, वाह ऑडियंस जो है वो, वाह। आप जो आपके दौर के लोग होंगे, दे मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, आप इतने दिन बाद नजर आए हैं, तो अगर फरमाइशी आप प्रोग्राम कर सके तो, मुझे याद है आपके दो गाने बड़े जबरदस्त थे। आप, एक तो वो था हम्म, जाग दिल दीवाना रुत वाह, जागे, क्या बात। और एक वो बहुत अच्छा था, नीरज साहब का गाना था ना, लिखे जो खत तुझे, तो हो जाए कुछ आइटम आपका। जरूर जरूर जरूर। मैंने कहा इतने दिनों के बाद आदिल भाई के ये। कितने साल बाद हाँ, मुलाकात हुई, हाँ कितने 90s के साल के बाद बाद। से। अब मुजीब हमें से तो अगर हमारी बात होती रही है, लेकिन हमें उनसे नहीं हो हमें पाई। याद है जब ये आदिल भाई स्टेज पे परफॉर्म करते थे, तो पीछे हम लोटपोट होते थे और स्टेज के सामने बाकी जो दुनिया बैठती थी वो भी लोटपोट होते थे। मतलब इस तरह से, मतलब इनकी कॉमेडी कमाल का था। तो बहुत शुक्रिया आदिल भाई। तो जस्ट आपको एक ना क्या कहते हैं, विदाउट म्यूजिक अभी तो कुछ नहीं है, बस सादा सा अंदाज में आपको सुनाते हैं वही गाने जो बिल्कुल आपने सुने थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। जाग दिल दीवाना, वाह, रुत जागी वस्ल यार की, जाग दिल दीवाना, रुत जागी वस्ल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की, जाग दिल दीवाना। क्या बात। एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई, शबनम में तेरी याद की ढूंढ रही होगी कहीं, परी से गुलजार की, जाग दिल दीवाना, वाह, रुत जागी वस्ल यार की, जाग दिल दीवाना। दो दिल के
कुछ लेके पयाम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है, वाह दो दिल के कुछ लेके पयाम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है। दर पे तेरे सुबह खड़ी खोई है दिलदार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, जाग दिल दीवाना। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त ही जबरदस्त, खूबसूरत, बहुत क्या ही बात है, क्या बात है। बहुत ही वही बेहतरीन, वही खनक है इस्मत साहब, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। ब्यूटीफुल। प्रैक्टिस तो वगैरह भाई तो ख्वातीन हजरात, शायद आपको ना पता हो लेकिन मुजीब अख्तर साहब एक बहुत खूबसूरत एक्टर तो थे ही, उसके साथ साथ बहुत जबरदस्त सिंगर भी हैं। और हम ये चाहेंगे कि आज आप मुजीब साहब हाँ भाई कोई ऐसा है, गाना मुझे बताएं। आदिल साहब, आज इस्मत साहब की महफिल मैं कर लूंगा, बीच में कहीं पे गुनगुना लूंगा, लेकिन आज इस्मत साहब की महफिल एक है। बार और, आज बिल्कुल। एक गीत और उसके बाद चलें, पहले आप एक गाना और सुनाए मुझे, वो सुना दें आप, लिखे जो खत तुझे। ठीक है। हमारे नीरज जी के, हमारे वो भी अलीगढ़ से थे। जी तो बिल्कुल। एक मजेदार वाकया मैं आपके साथ साथ सुनाता चला हूँ। नीरज जी जब आए थे अपने घर बॉम्बे से, तो मेरे एक दोस्त, आप जानते हैं अजय झिंगरन, हाँ, हाँ, अजय का इंतकाल हो इंतकाल गया हो अजय जी का, इंतकाल हो तो उसका इंतकाल हो गया था। तो अजय ने मुझे कहा कि इस वक्त उधर चलना है, नीरज जी आए हुए हैं। मैंने कहा कौन नीरज जी? तो कहते हैं अरे वो बड़े शायर। तो उन्होंने बताया कि ये गाने, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, मुझे तो वो किशोर कुमार के चंद गाने थे जिसकी वजह से मुझे याद है, और रफी साहब की ये गाना था लिखे जो खत तुझे। कहा, अच्छा अच्छा ये उन्होंने लिखा था, अच्छा चलो चलते हैं। तो फिर वो लेके गए। तो वो सादा सा अंदाज, वो चारपाई में बैठे हुए एक तरफ, तो मुझे कहता अच्छा बेटा बैठ जाओ, बैठ गए। तो मुझे कहते हैं कि कहता अच्छा आप, मैंने सुना है कि आप गाते हो। मैंने कहा जी नीरज जी यहाँ पे चारपाई के दूसरी तरफ बैठा हुआ है। नीरज जी बीच में बैठे हुए थे, मैं एक तरफ कोने में बैठा था। तो मैंने वो सुनाया, धीरे से जाना खटियन में हो खटमल, वाह धीरे से जाना खटियन में। अच्छा मैंने वो धीरे से जाना भंवरा है, नहीं धीरे से जाना, एक और था ना भंवरा था ना एक, भरा वो भरा, गाना, हाँ। ओ भंवरा धीरे से जाना बगियन में, ये वो हम्म गाना, उसकी एक पैरोडी भी साथ साथ वो चल रहा था। तो मुझे पता नहीं था कौन सा पैरोडी है कौन सा रियल। तो मैं वो खटमल वाला सुना रहा था, धीरे से अच्छा जाना खटियन में हो खटमल, धीरे से जाना खटियन अच्छा में। तो अच्छा। फिर मैं अपनी आंखें बंद करेगा, सोई है राजकुमारी, देखी रही मीठी सपने, जा जा छुप जा खटियन में हो खटमल, धीरे से जाना खटियन। मैं उघा रहा हूँ, पीछे से मुझे नजर आया, एकदम से मैंने आंख खोला, तो अजय जो है ना हाथ उठा के यूं करा है, मतलब उसे बस चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं मैं गा रहा हूँ, मुझे चुप क्यों कराना चाह रहा है। अच्छा जी, नीरज जी को पता चल गया कि कुछ है गड़बड़। तो वो अपना हाथ जो है ना अजय की तरफ रख के कहता है कि बेटा रहने दो, मेरा गाना पैरोडी ही सही। तो उन्होंने कहा मेरा गाना पैरोडी। जब मुझे पहली बार पता चला कि किसी शायर के सामने जो है ना उनकी पैरोडी उनके सामने मैंने सुनाया, कितनी बड़ी गुस्ताखी। सही बात, तो सही मुझे बात, लेकिन बड़े पहली बार बड़े ही हम्बल आदमी लेकिन थे। अलीगढ़ का बहुत एसेंस हम्बल। किस्मत यही है कि आप जो है वो ये तो तुमने खैर अनइंटेंशनली कर दिया, लेकिन लोग इंटेंशनली भी हाँ करते हैं हाँ कि जाके उसके सामने कर देते हैं। ये एक एक्टिविटीज जो हमारे एक अलीगढ़ की बड़ी एक खूबसूरत अदा है, ये हाँ, कहना चाहिए आप इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेंस नीरज ऑफ ह्यूमर साहब हम से, लोगों का वो कहते हैं कि बड़ा नीरज अलग होता साहब है, शार्प होता है।
नीरज साहब से जब मैं पहली मरतबा मुला इश्तियाक साहब के साथ गया था, उस वक्त अच्छा। खान इश्तियाक साहब जिन्होंने यूनिवर्सिटी का तराना कंपोज किया है, तो एक दौर में हम उनके साथ बहुत काम कर रहे थे। तो उनके साथ मैं गया, उनको इश्तियाक साहब को जेएनयू वालों ने अप्रोच किया था कि आप हमारे यूनिवर्सिटी का एक तराना पूरा करके हमें दे दें। तो वो नीरज साहब के पास गए थे लिखवाने के लिए कि वो लिख दें और फिर मैं उसको कंपोज कर दूं। तो मेरे जहन में नीरज साहब का एक कॉन्सेप्ट था यार, वो किशोर का जो गैम्बलर के जो गाने हैं, दिल आज शायर है और क्या क्या उनके, राज कप मेरा नाम, जोकर के गाने के, नीरज साहब बहुत बड़ा। अरे भाई, अब वो बहुत बड़ा, तुमने बहुत बताया नीरज कि साहब का छोटा बहुत सा बड़ा। कमरा, मैरिज रोड पे छोटा सा कमरा था और किताबें बिखरी हुई चारों तरफ और बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी पीते थे। तो वो इट वाज सच अ शॉक। तो जो है वो, हाँ, तो इसमत बहुत दिलचस्प किस्सा रहा ये नीरज साहब का, एक अजीम इंसान। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उनकी ये रही कि वो आ, हिंदी के तो नगमे बहुत खूबसूरत लिखे, बाकमाल उर्दू के ऊपर उनका बड़ा उबूर था। तो बड़ी खूबसूरत बोलते थे और लिखते थे, और जो उनके गाने हैं वो बड़े तारीखी गाने हैं। और मुझे अलीगढ़ ने दो अनमोल हीरे पैदा किए, एक तो नीरज साहब और दूसरे रवि साहब, रविंद्र जैन। उनका भी बहुत नहीं, रविंद्र जैन। हीरे तो बहुत हैं, वो आप भी हीरे ही हैं, लेकिन बस ये है कि तराशे नहीं गए, तराश जाते आप भी तो आप भी कहीं देवानंद की तरह होते कहीं पे। मेरी बात दूसरी है, मेरी बात कुछ और है। तो लेट्स गो बैक टू इस्मत। इस्मत नीरज साहब का वो गाना, उनका जो सुपर हिट गाना है, वो हो जाए। लिखे जो खत तुझे, क्या बात है, वाह। वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, क्या बात कोई है, वाह। नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे, वो क्या कहने। तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। क्या बात है, वाह वाह। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। बहुत अच्छा, शानदार। इसमें मैं ये पूछ रहा था, देखिए, मौसीकी की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। हम जाने कितने गाने ऐसे होते हैं जो गैर जबान के होते हैं, लेकिन उनकी धुन, उनकी तर्ज अगर अच्छी होती है तो हम लोग सुनते हैं बहुत। तो सोते हैं बिल्कुल। आपने आपने जापानीज सीख लिया जबान, कोई जापानीज गाना है गुनगुनाते हैं आप जरा सा कुछ? बहुत सारे हैं और बहुत मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत इनके भी मैंने देखा, जो कुछ गाने और इनकी जो कल्चरल पोएट्री है हम्म, वो बहुत मिलता जुलता है हमारे इंडिया से ना, और अच्छा। बहुत रिच। इमोशंस तो सब जगह सेम ही हाँ, है ना, असल में इमोशंस तो सब जगह एक बहुत से ही रिच है। है, मैंने देखा। प्यार मोहब्बत तो एक बिल्कुल। से ही होती है। एक वो बहुत मशहूर यहाँ के शायर हैं, हम्म, तो वो एक जमाने में, आपको पता है, जापान बहुत ही नीचे गिरा हुआ था आफ्टर द वॉर। आपको पता हम्म, होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल ही आवाज। बिल्कुल ही खत्म हो गया था हम्म, जापान। हम्म, तो फिर वो नए जनरेशन आके तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डेवलप करना शुरू किया, जापान को फिर ऊपर लेके आए।
तो उन दिनों कुछ लोग अभी भी मिलते हैं, बहुत ही एजेड लोग, कहते हैं कि हमने जंगल में पत्ते खाकर अपने जिंदगी गुजारा है। ये हाल ओह भी था इनका। हम्म, तो वो जो शायर थे उन्होंने लिखा है एक गाना, बहुत मुझे पसंद है, मैं गुनगुनाता हूँ कभी कभी। वो हाँ, कहते हैं, हम्म, हुए हो मुझे आरुको नामिदागा Kobore na yoni nakinagara haruko hitori bochi no yoru ue o muite haruko涙がこぼれないように泣きながら歩こう一人ぼっちの夜। ये कहते हैं कि अपने जो है ना वो फेस और अपना जो चेहरा है उसको ब्रॉडली ऊंचा उठा के चलते रहो, मतलब नीचे की तरफ ना झुको और चलते चले जाओ, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है उसको भूलना है, जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसको भूलना है और आगे बढ़ते चले जाना है। और ये ख्याल करो कि जब वो आंसू आंखों में आए तो उसको जो है ना उस आंसू को गिरने नहीं देना। क्या बात। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा इस्मत, वहां पे आप को इंडियन कम्युनिटी जाहिर है होगी, तो ये अपने कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह कुछ होते हैं उसमें आप परफॉर्म करते हैं क्या? कुछ ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ, काफी सारे हैं यहाँ पे, लेकिन हम्म, मैं कुछ इन्वॉल्व नहीं हो पाया और बहुत बिजी रहता था शायद। शुरू की जो जॉब थी उसमें हर माह मैं बिजनेस ही टाइम गुजरा था, इसीलिए शायद कनेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अच्छा, अपना शौक फिर उसी तरह से जारी है, हाँ, गुनगुना लेते आप हैं, रिकॉर्डिंग कर बहुत लेते हैं। खूबसूरत कराओके के ऊपर आपके बहुत खूबसूरत आप शेयर करते रहते हैं। और आपका एक मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल भी है शायद इस्मत आपका। नहीं, वो मेरा नहीं है, मतलब अच्छा, क्या कहते हैं, मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा, 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 अच्छा। तो चलें आदिल साहब आपकी तरफ आते हैं। आपका एक और मुझे बहुत ही मजेदार इवेंट जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे याद है। वो अमीन सयानी और लता मंगेशकर के बीच जो मुकालमा था, वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो आप जरा सा उसकी कुछ झलकी जरा सुनाएं, दिखाएं। मतलब टाइटल टाइटल और सुन के हंसी आ रही है। मुझे तुम्हें तो ये खैर हम सब लोगों को याद है कि अमीन सानी फादर ऑफ रेडियो जिनको कहा जाता है, तो हाँ, उस जमाने में उनकी मिमिक्री बड़ी फेमस थी। हम लोग भी करते थे उस जमाने में। तो हम्म, बहरहाल ये एक आइटम था कि इसमें उन्होंने लता मंगेशकर से इंटरव्यू लिया था। तो वो कुछ इस तरह से अच्छा, था कि हाँ, हाँ प्यारे भाइयों, अब बात 1947 से थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहां प्लेबैक सिंगरों के बादशाह मोहम्मद रफी और सुरों की मलिका लता मंगेशकर अपना जादू जगा रही थी। बहनों भाइयों, उन्हीं दिनों के अंदर लता जी का एक टूर हुआ था अलीगढ़ के अंदर, कैनेडी हॉल में उन्होंने परफॉर्म किया था। भाई उसमें क्या वाकया आया उनके साथ, मैंने उनसे पूछा था कि लता जी सबसे पहले तो ये बताया कि आपने रफी साहब के साथ काम किया, आपने किशोर दा के साथ काम किया, तो रफी साहब के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? रफी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत प्यारे। और रफी साहब की एक खासियत ये थी कि वो जो थे बहुत मजाक करते थे, और हम लोग जब स्टूडियो में जाते थे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसी मजाक होती थी। तो एक बार हम जो थे वो गाना रिकॉर्ड करा रहे थे, नौशाद साहब बैठे थे। नौशाद साहब ने जो है वो कहा कि लता जी वाला गाना रिकॉर्ड होगा, तो पीछे से रफी साहब आ गए, उन्होंने मेरे कमर पे हल्के से चुटकी, बहुत मजाक करती थी। तो वो जो थी एकदम से मेरे मुंह से निकला हाय भैया,
तो नौशाद साहब ने कहा लता यही गाना रिकॉर्ड होगा, फिर हमने दया रे दया मिर्ची बाजी वाला गाना हमने रिकॉर्ड करा है, बहुत मजा आता था। भाई ये बताएं कि अलीगढ़ के अंदर तो बड़ा सुना शरारती बच्चे होते हैं, आपका जो है कॉन्सर्ट कैसा रहा कैनेडी हॉल के अंदर? अल्लाह मेरी तौबा, वहाँ पे एयू के अंदर तो किसी की सेलिब्रिटी को जानना ही नहीं चाहिए, बगैर ये जाने में उंगलियों पे नचा देते हैं भाई वो तो। और मैं क्या बताऊं, हम लोग खुसरो साहब इस जमाने में वाइस चांसलर थे, तो हम और खुसरो साहब फजर की नमाज के बाद वो निकले टहलने के लिए। खुसरो साहब बहुत मूड में थे कि लता ये सुनाओ, लता वो सुनाओ, और मैं गुनगुनाती जा रही थी बहुत सारे गाने, मुझे तो याद ही नहीं आ रहे बहुत सारे गाने। तो घंटाघर की तरफ हम टहलते हुए निकल गए, वहां पे रसलगंज का एक टुच्चा आया, उन्होंने खुसरो साहब से पता नहीं क्या दुश्मनी थी, है पेट में डुक्की डुक डुक्की डुक। मैं तो जल्दी से घंटाघर में कूद गई और खुसरो साहब बेहोश से हो गए तकरीबन, ये समझ लीजिए। उस दिन मुझे क्या यार कभी नहीं आऊंगी, अब कभी नहीं आऊंगी, बड़ी मुश्किल से भागी, जान बची तो लाखों पाए। ये वो ये हम लोगों ने अच्छा मजे की बात ये कि यहाँ Oh my हमने God. अपने यहाँ पे कई बार बुजुर्ग जो नीचे लौट गए वो इमेजिन करके कि क्या इनकी बॉन्डिंग किस तरह की रही होगी लता मंगेशकर की और जो है वो रफी साहब के इतना किस तरह क्या हो रहा था। तो ये मतलब बड़ा वो तक इंटरेस्ट ले रहे थे उस जमाने के। तो ये एक छोटा सा आइटम था हमारा, हम लोगों ने किया था। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत मजेदार। इस्मत, कमिंग बैक टू यू अगेन, आपका एक मुझे गाना बहुत पसंद था, देवानंद का, दिन ढल जाए, दिन ढल जाए, और बड़ा ही देवानंद के ऊपर पिक्चराइज था ये गाना। और ये देवानंद से मुझे देवानंद की जबरदस्त मिमिक्री करते आदिल साहब। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो फिर कुछ नहीं देखता और जब उतरता है तो भी कुछ नहीं देखता। वाह बहुत बात जबरदस्त। ये बात है मुजीब भाई और आदिल भाई, जब प्रोग्राम अभी चल रहा है ना आदिल भाई का, ये प्रोग्राम देख के हंसी और उससे जो है ना वो अंदर से जो एक खुशी और वो है ना, इसके बाद गाया नहीं जा सकता। बात कर सकते हैं, गा नहीं सकते। दिन ढल जाए रात न जाए, बड़ा सुना दो यार। सुनाओ यार। दिन ढल जाए हाय, क्या बात, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ब्यूटीफुल, क्या बात, क्या बात। आवाज हंस की आवाज बैंड बजी हुई है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ इस्मत, इसलिए कि मुझे नहीं याद होता कि इतना कब आखिरी बार इतना हंसे थे जितना आज। मुझे आदिल भाई, हाँ। मुझे एक और बात याद आई। एक प्रोग्राम में आदिल भाई और मैं, हम तो एक साथ उस थे स्टेज पे, तो
प्रोग्राम करना था। तो मेरे जो सिंगिंग थी उससे पहले आदिल भाई का वो था नंबर था कि जाके स्टेज पे परफॉर्म करना। तो मैं भी जाहिर सी बात, आदिल भाई के प्रोग्राम हो रहा है और मैं सामने जाके बैठ के सुनने को दिल कर, कि मजा आता था। तो जैसे सुना तो मैं चला गया उधर। गए तो वहां पे पता चला कुछ लोग खड़े थे, ऑर्गेनाइजर्स वगैरह थे, और हमारे कुछ वो साज वाज बजाने वाले जो लोग थे वो बैठे हुए थे। मुझे देखते ही कहते हैं तुम अंदर जाओ, चलो तुम अंदर जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता तुम हंसोगे तो तुम्हारी आवाज खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि सही तुम बात हंसते है, रहोगे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं होगा, फिर इसके बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस है। तो मुझे सही उन्होंने बात, मेकअप रूम में भेज दिया। सही बात है, भाई सही मुजीब बात। साहब, हम ये चाहेंगे कि आपसे एक नगमा हो जाए, क्योंकि आपकी आवाज ही हाँ बहुत जबरदस्त है और आपकी ही आपके गले के अंदर भी माँ सरस्वती बैठी हैं, ऐसी बात नहीं अरे है। भाई साहब, गले में तो पता नहीं कौन बैठा। और जो है इस वक्त साथ तो रियाज करते रहते हैं, यहाँ तो बहुत जमाना हो गया, लेकिन अब दोस्तों की महफिल है तो मैं जाहिर है कि अच्छा मेरे अंदर से भी कीड़ा उबल रहा है इस वक्त। ऐसा नहीं है कि मैं हाँ, प्लीज 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 सुना दें। देवानंद का यार तो मुझे बस। अच्छी तरीके से याद है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम्हारी एक परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। तुमने ज्ञानी जैल सिंह का वो किया था, पूरा हाँ प्ले, गेटअप करके उसकी एक्टिंग करी थी, और वो हाँ तुम्हारे चंद डायलॉग थे, लेकिन तुम्हें उसमें हाँ शायद बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। मुझे याद हाँ है वो यूथ फेस्टिवल ही था गालिबन। बहुत हाँ। जबरदस्त एक्टिंग करी थी यार, वो बहुत अच्छी। एक ड्रामा था नया तमाशा। उसमें नया था। उसमें एशियाड की ओपनिंग के लिए जो है, खैर बहरहाल वो आई ओपन एशियाड, आई क्लोज एशियाड। हाँ, तो तो वो चले, मैं जरा सा कोशिश कर रहा हूँ भाई, इस्मत साहब के सामने हिम्मत जरा कम है लेकिन कोशिश प्लीज करता प्लीज हूँ। हाँ, प्लीज मुझे बस भाई। दो चार जो लाइनें याद हैं वही सुनाता हूँ मैं। अच्छा पहले मैं वो देवानंद वाला नहीं, वो किशोर कुमार वाला सुनाता हूँ, तो मैं वो उसका बड़ा जबरदस्त उसका ये स्टैंजा अमूमन रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता है। मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर, क्या बात कहना है। अगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब हाँ तक भी जिया, है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा यो में मोहब्बत होगी, क्या ना कहने। लेगा तेरा ही लब से जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी, वाह, मेरे महबूब। क्या बात। बहुत जबरदस्त। वाह मुझे भाई, कमाल, बहुत शानदार, बहुत बहुत जबरदस्त। शानदार, शुक्रिया, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। हाँ तो मैं वो सुना रहा, तुम्हें जरा सा, ये हम स्टेज पे गाते थे, इसका भी एक आखिरी स्टैंजा सुनाऊंगा। और मुझे याद है कि एक बार नुमाइश में हमने कृष्णांजलि में, ये एक ऑल इंडिया रेडियो के वो आए थे प्रोग्राम, क्या बोलते हैं उनको, प्रोग्रामर थे वो, डायरेक्टर। प्रोग्राम डायरेक्टर थे, तो प्रोग्राम। वो आए थे, उन्होंने ऑडिशन वगैरह किया और ये हमने वहाँ परफॉर्म किया और बड़ा जबरदस्त गया था वो। क्या था वो, हम्म, अरे वो उसका शुरू का याद नहीं आ रहा, चलो वहाँ सुना देता हूँ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, वाह, क्या बात। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की आंचल की छाँव।
हाँ क्या या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, क्या हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात, वाह। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शायद आपको पता नहीं होगा, मुजीब साहब मैं बता दूं आपको कि ये इस्मत साहब पहले किशोर कुमार की आवाज हुआ करते थे, क्या बात है। बाद में रफी की आवाज बनाई है जी। ये किशोर कुमार को ही गाते थे शुरू में। जैसे एक जमाने में ये होता था कि केएल सहगल सबके स्केल हुआ करते थे, केएल सहगल को हाँ सब लोग फॉलो किया करते थे, रफी राइट। साहब भी केएल सहगल को फॉलो करते थे, मुकेश साहब भी फॉलो करते थे, बाद में सबकी अपनी इंडिविजुअल वॉइसेस होती चली गई थी। तो हाँ इनके हाँ साथ भी यही हुआ था कि ये पहले किशोर कुमार को गाया करते हाँ। थे, फिर ये गजलों पे आ गए। उसके बाद इनको जो सही मायनों में शोहरत मिली वो रफी के गानों से। तो नहीं तो उसके देखिए बाद तो भाई, जो बुनियादी बहुत फन है वो तो अपनी जगह पे रहता है। जो हालांकि ये लोग कहते हैं कि रफी को गाना तो बहुत मुश्किल है, किशोर कुमार को तो बहुत लोग गा लेते हैं, रफी को गाना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल किशोर का एक अपना, एक उनका अपना हाँ, अरे एक जबरदस्त। भाई तो किस्मत जीनियस, एक एक किशोर कुमार का सुना दो यार कोई गाना। बहुत अनट्रेंड बहुत जीनियस सारे। भाई किशोर कुमार। एक कोई सुना दो। जिंदगी ओहो। का सफर है ये कैसा सफर, वाह कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, वाह कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, वाह कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, लवली। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, क्या बात। मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, क्या बात है। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, क्या बात है। जाएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी। है बहुत बहुत। ये कैसा सफर। अच्छा, ये सनग्लास के साथ था हैं? ये नहीं ये नहीं तो नहीं मैंने लगा लिया ये अच्छा, राजेश खन्ना का स्टाइल था ना ये। लवली लवली इसमें ब्यूटीफुल हाँ सॉन्ग। हाँ, बिल्कुल। आदिल साहब, तो अब चलते चलते एक आपका जो एक मिमिक्री वाला आइटम, आप बहुत सारे फिल्मी अदाकारों की बहुत जबरदस्त किस्म की उतारते थे, जरा सी आज भी उतार दें। हाँ, ये तो आंखें बंद करके सुनने वाली है ये। नहीं अब इसके इतना बाद नहीं आएगी। जबरदस्त कॉपी ये करते हैं। हाँ हाँ, आदिल भाई। ये एक फिल्म आई थी, ये फिल्म जो देवदास शाहरुख खान की आई थी, तो ये देवदास जो थी वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में बनी थी। सबसे पहले ये बिमल रॉय ने बनाई थी बंगाली में, तो ये बंगला बनी थी एंड दैट वाज सुपर हिट। उसके बाद ये हिंदी के अंदर बनाने की कोशिश की गई, तो हिंदी में उस जमाने में जो हमारे रोमांटिक हीरो उस जमाने के होते थे, दादा मनी अशोक कुमार साहब। हालांकि वो बचपन से ही बूढ़े थे, लेकिन वो उनको एक चांस दिया गया कि भाई जो है भाई आप रोमांटिक हीरो हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको ये है कि देवदास तो वो 20 साल के बाद पढ़ने के बाद ऑक्सफोर्ड से लौट रहे हैं और वो पर्दा हटाते हैं, अरे भाई पारो मेरी जान, पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ, मैंने 20 साल जवानी तुम्हारे लिए बचा के रखी है। तो जैसे उन्होंने पर्दा हटाया, पारो बदल गई, पारो चेंज हो गई थी, वो इतनी खूबसूरत नहीं रही थी। अरे भाई ये किसी और का ख्वाब होगा, हमारा ख्वाब नहीं है।
तो उन्होंने कहा भाई आप जो हैं वो ऐसा लगता है जैसे दमे के मरीज हैं, ये चल नहीं पाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा, लेकिन ये तो फिर उन्होंने कहा कि भाई देवानंद साहब को ट्राई किया जाए। तो देवानंद साहब उस जमाने के अंदर ऐसा लगता था जैसे पार्किंसन के मरीज हैं, और जो है मतलब गर्दन उनकी हिलती रहती थी। तो बहरहाल उन्होंने कहा भाई देव साहब आप आइए, और आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो उन्होंने दरवाजा खुला तो दो खूबसूरत आंखें मेरा इंतजार कर रही थी। दिल धड़क धड़क के कह रहा था, बेटा देव, कल जब पारो को पता चलेगा तू एक चोर है, स्मगलर है, तो जिन आंखों में मोहब्बत है उनमें नफरत होगी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये है कि बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं। तो खैर उस जमाने प्रेम चोपड़ा साहब जो थे अपने आप को एज ए हीरो बनाने के लिए आए, तो सब जगह ऑडिशन देते फिर रहे थे वो। तो घूमते घुमाते बेचारे प्रेम चोपड़ा यहाँ भी आ गए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये देवदास एक बन रही है, आइए आपको भी ट्राई कर लेते हैं, आइए। तो प्रेम चोपड़ा का अपना अलग अंदाज था, उनका थोड़ा सा यहाँ मेरी जान पारो। तो उन्होंने कहा हमारी सच्ची मोहब्बत है, दूर हटो। अरे भाड़ में गई सच्ची मोहब्बत मेरी जान। उन्होंने कहा भाई हमें कोई करवाना है या क्या कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा साहब, हमें ये सब नहीं, आप जाइए। फिर आखिर में दिलीप साहब को फिर ये मिली। तो दिलीप आप जानते हैं अल्टीमेट था उनका, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी अच्छी हो तुम, और ये पारो जो है ये कितनी कितनी, मैं तो कहता हूं जो लोग शराब नहीं पीते वो मेरे सामने आए तो उन्हें गोली से मार दो। और कितनी दूर है तांगे वाले कि ये रास्ता जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। मैं हूं बदबख्त इसकी आत्मा खड्डात में भटकती रहती है, मैं वो देवदास हूँ। ये देवदास वहां से लिख चले। उसके बाद तो शाहरुख खान आपने देखा कि यहाँ पे बहुत जबरदस्त कर रहा था। तो ये हमने छोटा सा किया था प्रेजेंटेशन आपके लिए खासतौर से, और उन्हीं तमाम सब लोगों के लिए जो ड्रामा क्लब से जुड़े रहे। और मुजीब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो ये खूबसूरत चैनल बना रखा है, जिसके जरिए से लाखों एलुमनाइज और वो तमाम जो फनून लतीफ़ा को जिसे पसंद करते हैं उन सब तक ये सारी चीज़ें जब पहुंचती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए। हम सभी दोस्ती के साथ साथ आप सबके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया इस्मत साहब, और बहुत अरसे बाद मुलाकात आपसे हुई, बड़ा ही खुशी हुई देखकर। बहुत खुशी हुई, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब, बहुत मेरे जैसे का बहुत जमाने बाद इतना हंसे हैं। और इस्मत और आदिल, आप ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह ताला आपको और नवाजे और आप मजीद बुलंदियां जो है हासिल करें। और फिर महफिल जो है वो सजती रहेगी, फिर किसी और मोड़ पर मिलेंगे इंशाल्लाह, और ऐसी बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि अब बहुत जमाना हो गया, एक फिजिकल मुलाकात भी करें। आदिल साहब से यकीनन आप सब लोग इनवाइटेड हैं। दुबई के अंदर आइए, दुबई तो एक बहुत ग्लैमरस जगह है, तो आप सब लोग वहाँ आइए। यहाँ प्रोग्राम ग्लैमर पे ज्यादा ध्यान न दें, आप जो है ना इस उम्र में ग्लैमर पे ध्यान देना सेहत के लिए मुनासिब नहीं होता। ग्लैमर से मकसद ये है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा का खास किया करते हैं। नहीं सही, वो तो बात सही है आपकी। तो चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।